गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भागमणि क्लासेस में आज फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ा था आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास के बारे में। आज हम उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI UNDP के निर्देशन में महबूबुल हक के निर्देशन में UNDP के द्वारा सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो है आंकड़ा निकाला गया था भारत में। इस आंकड़े के द्वारा विभिन्न देशों के जीवन स्तर, शिक्षा प्राप्ति और प्रति व्यक्ति आय के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इसका आंकड़ा निकाला जाता है। और इस आंकड़े के माध्यम से हम आज जानेंगे कि किस देश का कौन सा स्थिति रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की श्रेणी में। आइए हम देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको HDI कहा जाता है, ये जीवन आशा सूचकांक, शिक्षा प्राप्ति सूचकांक और जीवन स्तर सूचकांक, इन तीनों का औसत होता है। HDI जीवन आशा सूचकांक, शिक्षा प्राप्ति सूचकांक और जीवन स्तर का सूचकांक है। इन तीनों का ये औसत होता है HDI। इनके रेट को, HDI की दर को हम आंकड़े के माध्यम से जानते हैं, देखते हैं। जो आंकड़ा आता है वो HDI का दर कहलाता है। और ये दर हमारा आंकड़ा जो 2004 का एक आंकड़ा है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया गया जो आंकड़ा है 2004 में, उसमें HDI का वैल्यू जो निकाला गया था, प्रथम स्थान नॉर्वे का आया था जिसमें 1 आया था। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रेट ऑफ HDI होता है, HDI का जो रेट होता है वो हमेशा वेरिएबल रहता है। कितना? 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 के बीच में वेरिएबल रहता है। किसी भी देश का जो HDI का रिपोर्ट होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रिपोर्ट होगा, वो 1 से लेकर के आपको 0 से लेकर के 1 के बीच में वेरी करेगा। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता और उससे कम नहीं हो सकता। इस सिलसिले में हम देखते हैं 2004 का जो आंकड़ा मिला हुआ था, उस आंकड़े के अनुसार पहला स्थान नॉर्वे देश का आया था जिसमें उसका 1 था रेशियो, रेट ऑफ जो है दर था HDI का 1 था। और भारत का उस समय 126वां स्थान था जिसमें 0.61 पोजीशन भारत का था HDI का। वर्तमान में इसकी पोजीशन को देखें तो 2019 में अपना नॉर्वे जो है अपना स्थान बरकरार रखे हुए है, वो भी लगभग 1 के आसपास में उसका HDI का रेट रहा है। भारत जो है आपको 129 के पोजीशन पे और वो 0.60 के आसपास में उसका रेट रहा है। इसके बाद आते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से 23 अप्रैल 2002 को योजना आयोग ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय योजना आयोग ने, जो उसमें योजना आयोग के अध्यक्ष केसी पंत जी हुआ करते थे, केसी पंत के माध्यम से ये बात कही गई थी कि लोकतंत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में हमारे बीच UNDP के माध्यम से जो रिपोर्ट आ रहा है, जो आंकड़ा आ रहा है मानव के विकास के लिए, वो बहुत ही महत्व रखता है। लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा जिसके आधार पर हम आगे राज्यों के भविष्य के बारे में, राज्यों के विकास के बारे में हम बेहतर उसमें आंकड़ा निकाल सकते हैं, बेहतर रूप से हम उसके बारे में विचार कर सकते हैं। इन्होंने भी उस आंकड़े के आधार पर केसी पंत के माध्यम से जो आंकड़ा राज्यों के बारे में निकाला गया था UNDP के माध्यम से, वो अप्रैल 2002 में उसमें 1 नंबर स्थान पे हमारे देश में केरल राज्य आया था। और बाकी जो राज्य थे, जैसे मान लीजिए कि बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है,
ये सभी राज्य जो है बीमारू राज्यों में आए थे, यानी कि ये सभी जो राज्य थे इनकी स्थिति जो है बेहतर नहीं थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आंकड़े के अनुसार। उसके बाद आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना इसको हिंदी में कहा जाता है। आधारिक संरचना ये किसी भी राष्ट्र के लिए एक ऐसी संरचना है जिसके आधार पर राष्ट्र के विकसित और अविकसित होने का मतलब निकल के आता है कि वो राष्ट्र विकसित होगा या अविकसित होगा। यानी कि अगर किसी देश की आधारभूत संरचना बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा विकसित है, अच्छा है, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र भी विकसित होगा, अच्छा राष्ट्र होगा, डेवलपमेंट ग्रोथ वाले राष्ट्र में वो गिना जाएगा। तो आइए हम देखते हैं आर्थिक संरचना की परिभाषा। आर्थिक संरचना का मतलब उन सभी सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश की आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। आर्थिक संरचना का मतलब उन सभी सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। जैसे परिवहन हो गया, परिवहन हमारे देश के विकास के लिए सहायक है, आर्थिक विकास में सहायक है, सामानों का यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्टिंग करता है या पब्लिक का ट्रांसपोर्टिंग करता है। संचार है, बैंकिंग है, बिजली है, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, ये सभी चीज़ जो है क्या है, हमारे देश के आधारभूत संरचना के रूप में जाने जाते हैं। और इन्हीं के आधार पर अगर किसी देश का आधारभूत संरचना बेहतर है तो वो देश जो है बहुत ही बेहतर विकसित करेगा। इसके बाद आते हैं बिहार के विकास की स्थिति एवं इसके पिछड़ेपन के कारण के बारे में जानते हैं। बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। बिहार में ही हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ, शेर शाह का जन्म हुआ, और ये गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर ने शांति का उपदेश दिया। बिहार से ही मोहनदास करमचंद गांधी ने चंपारण आंदोलन की बिगुल फूंकी थी। बिहार से ही हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी। बिहार में ही लोकगीतों के महान कलाकार के रूप में भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ। ऐसे गौरवशाली बिहार की स्थिति आज कुछ समस्याओं के चलते, कुछ उसकी जो स्थिति है, प्रशासनिक स्थिति है या अन्य बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आज बिहार की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। उन्हीं स्थितियों के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि जो ये गौरवशाली बिहार है आज क्यों पिछड़ेपन के दौर में आ गया है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग आज आकलन करते हैं कि इसके पिछड़ेपन के कारण क्या है। पहला है बाढ़ तथा सूखा से क्षति। आप देखेंगे जो हिमालय से बहने वाली जो भी नदियां हैं हमारे बिहार को लगभग दो भागों में बांटती हैं, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में। तो जो उत्तरी बिहार है वो हिमालय से आने वाली नदियों से काफ़ी भरा पूरा हुआ है, और कभी कभी बरसात के दिनों में लगभग बरसात के दिनों में अधिकतर बाढ़ से इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि बाढ़ से बुरा हाल हो जाता है। जैसे आपने कोसी नदी को देख लीजिए, कितनी तबाही मचाती है नेपाल के तराई क्षेत्रों से जो पानी आते हैं उसके माध्यम से। साथ ही साथ गंडक नदी है, बागमती नदी है, और भी बहुत सारी नदियां हैं जो उत्तरी बिहार को अति वृष्टि के समय काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं बाढ़ के माध्यम से। अगर वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी बिहार की बात करें तो दक्षिणी बिहार में ज़्यादा पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर अधिकतर क्षेत्र सूखा पड़ जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा बिहार है वो एक तरफ तो बाढ़ की विभीषिका झेलता है तो दूसरी तरफ सूखा की विभीषिका से भी ग्रसित हो जाता है। उसके बाद बेरोजगारी है। बिहार में हमारे बहुत सारे हुनरमंद इंसान हैं, कृषि से संपन्न लोग भी हैं, कृषि कार्य के क्षेत्र में काफ़ी गुणवत्तापूर्ण कार्य करने वाले लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों की अवमानना होती है, उनके लिए वैसे लोगों का कार्य नहीं मिल पाता है, ना ही उनको ज़मीन मिल पाता है, ना ही उस तरह का वर्क मिल पाता है, जिसके चलते वो बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं। अगर पढ़ाई के क्षेत्र में तो आज की भी डेट में हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे हमारे नौजवान साथी हैं जो
इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य टेक्निकल डिग्री लेकर के रोड पे भटक रहे हैं और रोजगार उनको नहीं मिल रहा है। तो इन सभी कारणों से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बिहार में बेरोजगारी ही पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण हुआ है। उसके बाद है बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार में बढ़ रही है। ये जनसंख्या हमारे विकास में बहुत बड़ी बाधक है। हमारे पिछड़ेपन में सबसे बड़ा सहयोग साबित कर रहा है ये जनसंख्या, क्योंकि सरकार जनसंख्या के हिसाब से कोई रोजगार या कोई आंकड़ा लेकर के आती है कि इतनी जनसंख्या के हिसाब से हमको यहाँ के लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। तब तक जब तक आंकड़ा तैयार होकर आता है तब तक रोजगार जो जनसंख्या है वो लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो आंकड़ा फेल हो जाता है और सरकार जो है उस आंकड़े के अनुसार खानापूर्ति नहीं कर पाती है। उसके बाद आइए आधारिक संरचना का अभाव है। यहाँ पर आधारिक संरचना का बहुत ज़्यादा अभाव है। खासकर 15 नवंबर 2000 के बाद जब झारखंड अलग हो गया बिहार से, तब यहाँ पर आधारिक संरचना की बहुत ज़्यादा अभाव हो गया। जितने भी कोयला के क्षेत्र थे, अवरक के क्षेत्र थे, ये सभी क्षेत्र झारखंड में चले गए, जिसकी वजह से बिहार में काफ़ी आधारिक संरचनाओं की कमी हो गई। इसके चलते आधारिक संरचनाओं को बेहतर करने के लिए, बेहतर नहीं होने की वजह से हमारे बिहार में पिछड़ेपन का दौर चल रहा है। आधारिक संरचना बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। उसके बाद गरीबी है। गरीबी भी एक कुचक्र के रूप में बिहार में चल रहा है, जिसकी वजह से बिहार में पिछड़ेपन का वजह बना हुआ है। गरीबी तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसके चलते बिहार पिछड़ेपन का शिकार बना हुआ है। कुचक्र